नमस्कार, स्वागत है आपका खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। जन लोकपाल विधेयक को पारित करने का आम आदमी पार्टी का जो खुद की उनकी तय समय सीमा है वो अब करीब आ रही है, बिल्कुल नजदीक आ रही है। विधेयक के मसौदे को अंतिम रूप अब दिया जा रहा है और शुक्रवार को माना जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक में उसे मंजूरी दी जा सकती है, ऐसी खबरें मिल रही हैं हमें। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद उसे सार्वजनिक चर्चा के लिए भी लाया जाएगा। राज्य सरकार फरवरी के पहले हफ्ते में दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान रामलीला मैदान में विधेयक को पारित करने का मन बना रही है। माना जा रहा है कि ड्राफ्ट में भ्रष्टाचार के लिए ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद जबकि कम से कम 6 माह कैद की सजा देने की बात कही गई है। विधेयक में भ्रष्ट अधिकारियों की संपत्ति जब्त करने की बात भी है और ऐसा भी कहा जा रहा है कि सरकार भ्रष्टाचार के मामले में जांच पूरा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा 6 महीने का समय निर्धारित करने पर भी विचार कर रही है। मुख्यमंत्री कार्यालय को भी जन लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में रखा जा रहा है। ये कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जो फिलहाल आई हैं जनता के सामने, लेकिन बहुत ज्यादा आधिकारिक पुष्टि आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं आई है। उनका यह कहना है कि ड्राफ्ट अभी भी तैयार हो रहा है, हालांकि इस पर बहस भी शुरू हो गई है और हम चाहते हैं कि फिलहाल इससे पहले कि शुक्रवार से पहले जबकि ये फाइनल ड्राफ्ट हमारे सामने होगा और उस पर चर्चा भी की जाएगी, इससे पहले एक बहस यहाँ स्टूडियो में हम कर रहे हैं अपने खास मेहमानों के जरिए। मेरे साथ यहाँ पर रमेश बिदूड़ी हैं जो कि नेता हैं बीजेपी के। इसके अलावा संदीप भूषण है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने राजनीति पर काफी रिपोर्टिंग की है एक पत्रकार होने के दौरान। और इसके अलावा मेरे साथ मौजूद होंगे आम आदमी पार्टी के नुमाइंदे भी। सबसे पहले रमेश बिदूड़ी जी, अगर आपसे मैं शुरुआत करूं, ये बताइए कि फिलहाल कांग्रेस पार्टी ने, यूपीए सरकार ने अपना लोकपाल बिल पास करा लिया है, अब दूसरा लोकपाल दिल्ली सरकार लेकर आ रही है। इस बीच बीजेपी का इन दोनों को लेकर क्या राय है? देखो, बीजेपी शुरू से ही लोकपाल के हक में थी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, एनडीए के शासनकाल में अटल बिहारी वाजपेयी की ये पहचान इच्छा थी लोकपाल लाने की। दूसरी बात, जो अरविंद केजरीवाल जी ने 30 दिन में 30 जितने जी झूठ, उनके 30 तो झूठ सामने आ गए हैं। एक तो दिल्ली स्टेट है, स्टेट में लोकपाल नहीं होता, स्टेट में लोकायुक्त होता है। और अरविंद जी पढ़े लिखे हैं, कोई तबेले से मुख्यमंत्री बनकर नहीं आए हैं, लेकिन उनकी मानसिकता रही है केवल गुमराह करने वाली मानसिकता। तो जो लोकपाल है, और दिल्ली के अंदर ऑलरेडी पहले से लोकायुक्त है। 1993 के अंदर जब बीजेपी की सरकार बनी थी, खुराना जी मुख्यमंत्री बने थे, तभी लोकायुक्त अपॉइंट कर दिया गया था। उसमें कुछ अमेंडमेंट करने की जरूर बातें हैं कि कुछ चीजों को अमेंडमेंट कर दिया जाए। तो इसलिए ये कहना कि दिल्ली में इससे पहले कुछ था ही नहीं या देश में बिल्कुल भ्रष्टाचार को नस्तानाबूद करने के लिए, लेकिन आप इतने नाराज क्यों नजर आ रहे हैं? वो तो उत्तराखंड के मॉडल पे बना रहे हैं दिल्ली का अपना लोकपाल बिल, तो ये तो आपकी दोस्ती हुई उनकी आपकी। नहीं, हम नाराज नहीं है। हाँ। मैं ये कह रहा हूं कि किसी चीज को ये शो करने के बाद कि इससे पहले देश में कुछ हुआ ही नहीं और हम ही सबसे अलग करने जा रहे हैं। वो तो ठीक है, लेकिन वो तो आप ही का एग्जाम्पल लेके, आप ही का उदाहरण लेके वहां आपकी सरकार रही है, उसी उदाहरण को लेकर अब दिल्ली का जो है वो अपना बिल बना रहे हैं, जन लोकपाल जिसे वो कहते हैं। तो फिर ये तो अच्छी बात है, आपको तो तारीफ करनी चाहिए उनकी। नहीं, हम स्वागत करते हैं। हमने तो केंद्र में भी कुछ ऑब्जेक्शंस थे और उस टाइम भी हमने कहा इन ऑब्जेक्शंस को हटा दो। आदरणीय सुषमा जी ने और जेटली जी ने बात कही थी और यूपीए सरकार ने जब उस ऑब्जेक्शन पे विचार किया, उनको हटा दिया, तो हमने उसका स्वागत किया था जी, जन लोकपाल को भी लेकर जी। हम तो पहले से इसके समर्थन में थे और हम तो कह रहे अच्छी बात है, भ्रष्टाचार की लड़ाई तो हम शुरू से लड़ते चले। तो यानी आप ही कह रहे हैं कि जो भी बातें हमारे सामने अभी तक जो पब्लिक व्यू में आई हैं, जो हम और आप जानते हैं, और जिस तरह से ये जन लोकपाल बिल बन रहा है, उसका ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, ये ठीक दिशा में है? नहीं, अभी तो जब वो जो ड्राफ्ट बना रहे हैं उसको सामने लेकर आएंगे और कहीं ना कहीं वो प्रतिपक्ष के नाते से सभी पार्टियों से जांच पता करेंगे, तब हम बताएंगे इसमें कितना ठीक है कितना। अब तो हमने देखा ही नहीं है क्या ड्राफ्ट लोगों ने बनाया। अभी वो कैबिनेट की बैठक में लेकर आ रहे हैं, लेकिन खबरें तो आप पढ़ ही रहे होंगे इस दौरान। नहीं, खबरें तो पढ़ रहे हैं, लेकिन वो केजरीवाल जी जो काम को कर रहे हैं, वो विपक्ष को या सबसे बड़ी पार्टी को या किसी को किसी भी बात को लेकर कॉन्फिडेंस में लेकर तो चल नहीं रही। वो तो ये सोचना चाहते कि हिंदुस्तान दुनिया के अंदर केजरीवाल जी ही सबसे अलग दुनिया में ऐसे व्यक्ति हैं जो सब कुछ ठीक करने चले जाएंगे। बाकी अब से पहले जो 60 वर्ष 65 वर्ष से देश चल रहा था, तो वो चलाने वाले लोग वो कुछ थे ही नहीं देश को। अब वो नारे ही इस प्रकार के देते हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी ठीक चला रही थी अब तक देश को? नहीं, मैं ये नहीं मानता कांग्रेस पार्टी ठीक चला रही थी। कमी कांग्रेस पार्टी में भी थी, कमी हर इंसान में होती है जी। अगर आदमी परिपूर्ण हो जाए तो भगवान हो गया, खुदा हो गया फिर वो। एक और महत्वपूर्ण बात ये बताइए, चूंकि आप भी एक महत्वपूर्ण पार्टी है कांग्रेस पार्टी के अलावा, ये तो नई पार्टी है आम आदमी पार्टी, कि कई बार ये दलील दी जाती है कि दरअसल भ्रष्टाचार जो है देश में वो कानून से लड़ने वाली चीज नहीं है। हथियार जो है वो उसके लिए कानून का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि जो कल्चर है पूरा भ्रष्टाचार का, उसकी जो जड़ है वहां तक पहुंचना जरूरी है। बीजेपी की इस पर क्या विचारधारा है? भ्रष्टाचार आखिर कैसे मिटेगा? कानून से? नहीं, कानून भ्रष्टाचार को मिटाने में सहायक हो सकता है और कानून सहायक होने के साथ साथ आदमी को व्यक्तिगत रूप से मानसिकता के रूप में भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, काउंसलिंग करनी पड़ेगी। ये लंबे बहस का विषय है कि केवल कानून से तुम भ्रष्टाचार को समाप्त कर दोगे। भ्रष्टाचार केवल पैसे के लेन देन का नहीं है, भ्रष्टाचार क्रेडिबिलिटी का भी है।
मैं केजरीवाल जी पे भ्रष्टाचार की बात करता हूं। केजरीवाल जी ने सबसे पहले कहा मैं दुनिया में कोई चुनाव ही नहीं लड़ूंगा, वो चुनाव लड़े। उसने कहा मैं बच्चों की कसम खाता हूं कांग्रेस से समर्थन लूं, उसने समर्थन लिया। उन्होंने कहा वीआईपी कल्चर को खत्म करेंगे, उन्होंने वीआईपी गाड़ियां ली। उन्होंने कहा हम कोठियां नहीं लेंगे, उन्होंने 10 कमरे का बंगला लिया। तो ये नैतिक भ्रष्टाचार है, ये भी अपना भ्रष्टाचार का। ठीक है, आती हूँ वापस आपके पास और भी सवाल है पूछने के लिए, लेकिन राघव चड्ढा जो मेंबर हैं आम आदमी पार्टी के, वो भी इस वक्त फोन लाइन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघव चड्ढा जी, स्वागत है आपका। ये बताइए, फिलहाल कई जो तकनीकी जो चीजें हैं वो मैं आपसे पहले समझना चाहती हूँ। सबसे बड़ी बात तो सवाल ये उठ रहा है कि चूंकि पूर्ण राज्य नहीं है दिल्ली, इसलिए उसे अपना खुद स्वतंत्र बिल लाने में दिक्कत होगी। कैसे आप पार पाएंगे इसको? देखिए, पहले तो मैं शुरुआत में ये बोलूं, जो प्रवक्ता जिनसे आप बात कर रहे थे वो जिस भी पार्टी के थे, मैं सुन नहीं पाया क्योंकि मैं देर से जुड़ा हूं आपके साथ। उन्होंने दो बातें कही। पहले तो उन्होंने कहा कि लोकपाल का नाम लोकपाल नहीं हो सकता, लोकायुक्ता होना चाहिए। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि वरिष्ठ हैं, अनुभवी हैं, अपना कानून पढ़कर आए ऐसे शोज में आने से पहले। कानून कहता है कि जो भी एमएलए या जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव असेंबली के होते हैं वो नाम चुनते हैं। नाम इसका लोकपाल हो सकता है, नाम इसका लोकायुक्ता हो सकता है, और नाम इसका जो मर्जी चाहे वो हो सकता है, क्योंकि ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, लेकिन कंफ्यूजन तो होगा क्योंकि लोकपाल कहीं ना कहीं जो केंद्र ने अपना एक बिल पास किया है उसका नाम भी लोकपाल है। देखिए, कंफ्यूजन एक अलग चीज है। इन्होंने ये बोला कि वो ला ही नहीं सकते, वो देश को गुमराह कर रहे हैं। हम बिल्कुल ला सकते हैं, देश को गुमराह करने की कोई बात नहीं है। दूसरी चीज कंडम करते इन्होंने राघव जी रमेश बिधूड़ी हैं बीजेपी के और जवाब देना चाहते हैं। चुनाव प्रतिनिधि उसको कंडम है। आम आदमी कानून बनाएगा, आम आदमी देश चलाएगा, आम आदमी सारे निर्णय लेगा। तो अब आप ये कैसे कह रहे हो चुने हुए पे कैसे आगे? चुने हुए को तो कंडम कर रहे हो आप। विधायक का फंड खत्म होगा, एमपी का फंड खत्म होगा, हम मोहल्ला अनुसार काम करेंगे, हम मानते ही नहीं जो जनप्रतिनिधि कराएं। आप बिल को असेंबली में लाते हैं तो बिल को पारित करने की रामलीला मैदान में लाए, अब तो जनता पास करेगी उसको। आपको असेंबली तो खत्म हो गई, असेंबली में तो काम ही नहीं करना चाहते आप ये ब्लंडर करके जो करना चाहते हो। आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये चलिए राघव चड्ढा, अपनी बात पूरी करिए आप। डेमोक्रेसी आएगी, अभी तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, हम एक पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। आदमी जो चुन के आता है, दिस इज द पार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी। जो प्रतिनिधि आए हैं वही तो बिल पारित करेंगे। जब तक इस देश के अंदर पार्टिसिपेटरी डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं आती है, जब तक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, तो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वही बिल लाएंगे। अगर आपको नहीं पता, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। तो राघव जी, आपको होम मिनिस्ट्री के पास, लेकिन आपको होम मिनिस्ट्री के पास जाना पड़ेगा क्लियरेंस के लिए। हाँ, मैं इसको बताता हूँ, मैं आपको दोनों बातों का जवाब देता हूँ। दूसरी चीज इन्होंने बोली कि ये दिल्ली लोकायुक्त बिल है 1993 में। मैं इनको दूसरी चीज बताऊं कि 1993 का बिल नहीं है, वो 1995 का बिल है, और वो एक रिकमेंडेटरी बॉडी है। वो एक केवल और केवल सुझाव देने वाली बॉडी है, उसके पास इन्वेस्टिगेटिंग प्रोसिक्यूशन पावर है ही नहीं, इसलिए वो एक फेल्ड मॉडल है। जहां तक होम मिनिस्ट्री में बिल लाने की बात है, वो आर्टिकल 239AA हमारे देश के संविधान का कहता है, दिल्ली के अंदर अगर ऐसा बिल आएगा जो लॉ एंड ऑर्डर, लैंड या पुलिस को सर्कमवेंट करेगा, तो उसका जो असेंट होगा वो प्रेसिडेंट देंगे। तो आर्टिकल 239AA के तहत ये बिल प्रेसिडेंट के पास जाएगा असेंट के लिए। और क्योंकि जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, उनकी पावर्स ड्रॉ करे जाएंगे, कुछ सीबीआई से, कुछ एंड क्राइम ब्रांच से, और कुछ पुलिस से। तो और इन सब एजेंसीज के अंदर होम मिनिस्ट्री इन्वॉल्व हो सकती है। तो प्रैक्टिकली एस्पेक्ट को वेट करने के लिए वो बिल होम मिनिस्ट्री से भी रूट होगा। जी हाँ, तो राघव, यहाँ मसला ये भी उठ रहा है कि दो इंस्टीट्यूशंस अपने आप में, दो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, पहली बात हम बात कर रहे हैं दिल्ली सरकार की, दूसरी होम मिनिस्ट्री की, अलग अलग पार्टियां हैं। कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि इनके बीच सबसे पहला टकराव तो यही हो जाएगा। देखिए, हमारा जहां तक वादा है, हमारी जहां तक उम्मीद है, हम तो इसको दिल्ली में तो पारित कराएंगे। अब उसके बाद अगर प्रेसिडेंट कुछ पॉकेट वीटो कर लेते हैं, या सेंटर में जो सरकारें हैं उनके कुछ दबाव में आकर बिल नहीं पास होता है, तो उसके लिए हम संघर्ष करेंगे, हम लड़ेंगे, कोशिश करेंगे। ये लोकपाल बिल या लोकायुक्ता बिल, जो मर्जी कहिए, हमारे दिल के बहुत करीब है, और हम चाहते हैं एक इंडिपेंडेंट अकाउंटेबल लोकपाल लाया जाए। बिल्कुल राघव, ये बात सही है, न सिर्फ आपके दिल के नजदीक है, बल्कि वाकई जो आपकी पूरे यानी कि फाउंडेशन की जो नींव है वही भ्रष्टाचार है, वही ये पूरा बिल है। लेकिन इसके अलावा दूसरी जो महत्वपूर्ण बात और उठ रही है वो है कि आप इतनी जिद आपको क्यों है कि आप रामलीला मैदान में ही हर बात करेंगे? दिल्ली पुलिस पहले भी इस पर अपनी चिंता जाहिर कर चुकी है। आपको नहीं लगता कि कहीं कोई इस तरह की घटना अगर होती है तो कहीं ना कहीं आपकी भी छवि खराब होगी? रामलीला मैदान को ही क्यों आप अपना मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा बनाना चाहते हैं? देखिए, इसके दो जवाब हैं। एक तो लीगल जवाब है और एक इमोशनल जवाब है। लीगल जवाब तो यह है कि जी रूल 3(1) दिल्ली सरकार के जो रूल्स है 1997, वो कहता है कि एलजी के पास पूरी शक्ति है, वो कहीं पे भी असेंबली सेशन बुला सकते हैं। और जहां पर एलजी को ये लगता है
कि बहुत सारे लोग इस बिल को विटनेस करना चाहते हैं, और क्योंकि दिल्ली की जो असेंबली है उसके अंदर जो कॉरिडोर है जहां पे लाउंज है, जहां पे बैठते हैं स्पेक्टेटर, वो वहां पे अगर बहुत ज्यादा व्यक्ति आकर इस ऐतिहासिक जो मोमेंट है उसका हिस्सा उस गैलरी में एडजस्ट नहीं हो पाते हैं, तो एलजी के हाथ में है, वो कहीं पे भी इस सेशन को बुला सकता है। और इमोशनल आंसर ये है कि ये एक यूफोरिक मोमेंट होगा, एक बहुत ही उत्साह का नजरिया देखने को मिलेगा। और जैसे अन्ना आंदोलन के समय देश की जनता सड़कों पे थी, इस बिल को पारित कराने के लिए देश की जनता बिल्कुल सड़कों पे आएगी और देखना चाहेगी इस बिल को पारित होते हुए। ऐतिहासिक मोमेंट होगा और उसको मद्देनजर रखते हुए एक ऐसी जगह पे होना चाहिए जहां भी जो भी इस बिल के पारित करने में हिस्सा लेना चाहे और उसको देखना चाहे वो जरूर देखे इस बिल को पास होते हुए। बिल्कुल। राघव, मैं लौटती हूँ आपकी तरफ। संदीप भूषण वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं। संदीप भूषण, ये बताइए कि इस पूरे जो भ्रष्टाचार के पीछे की लड़ाई है और फिलहाल अब 1 महीने बाद धीरे धीरे उस हद तक बात पहुंच रही है जिसको राघव ने कहा कि उनके दिल के नजदीक है आम आदमी पार्टी के, इसके पीछे की पूरी राजनीति लोगों में किस तरह का मैसेज आम आदमी पार्टी देगी आम चुनाव से ठीक पहले? जी, एक्चुअली मुझे जो अपने आप लगता है कि जो जन लोकपाल बिल बेसिकली सांकेतिक है, क्योंकि जिस तरह से अभी भी बात हो रही थी, अंततः ज्यादा कुछ इनको होम मिनिस्ट्री से मिलेगा नहीं क्लियरेंस। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी ये है कि इनके इक्वेशन सेंटर्स इतने गड़बड़ा गए हैं। अगर आप देखिएगा कि जो हाल फिलहाल में ये एंटी करप्शन ब्यूरो के लिए जो दिल्ली की है, उसके लिए उन्होंने जो अफसर मांगे थे वो भी सरकार पहले मान गई थी, केंद्र सरकार, फिर बाद में उस पर मुकर गई। उन्होंने उसको कर दिया है मना, और काफी सारे और अफसर अन्य जो मांगे थे तबादले वो भी नहीं हो पाए। सो एक तरह से इनका जो आंकड़ा बिगड़ा है ये डेफिनेटली इसके आड़े आएगा, इसके इम्प्लीमेंटेशन में। जो थर्ड चीज जो मैं सबसे ज्यादा समझता हूं, जो सबसे महत्वपूर्ण, वो है कि जन लोकपाल अंततः सांकेतिक है, क्योंकि ये मुद्दा उस समय आया और मैंने पास इन लोगों को कराना ही है, चूंकि ये एक तरह से मोबिलाइजेशनल इनका इशू भी था। इस आधार पे इन्होंने पूरे देशव्यापी आंदोलन छेड़ा था। मगर अब जो गवर्नेंस में आए हैं तो तमाम सारी अन्य स्थितियां बन के उभरी हैं जी। जैसे कि अब गवर्नेंस का पूरा इशू हो गया है, जो धरना प्रदर्शन हुआ उसकी बात हुई, गवर्नमेंट के रिस्पॉन्सिवनेस, मोहल्ला कमेटी। सो मेरे समझ से जो इनका मुख्य फोकस जन लोकपाल और ये था वो थोड़ा सा डाइल्यूट हो गया है, और अब जब गवर्नेंस में आ गए तो तमाम सारी इसके डिमांड्स एक्सीजेंसीज आ गई। तो जन लोकपाल। लेकिन एक और जो महत्वपूर्ण बात होती है कि कहीं ना कहीं जब इम्प्लीमेंटेशन की बारी आएगी तो वो पुलिस पर, अगर आखिर में हम जाएं तो पुलिस पर वो होकर आएगी। अभी हम जानते हैं कि पुलिस को लेकर किस तरह की राजनीति, किस तरह का धरना प्रदर्शन हमने देखा। तो किस तरह से हम ये देखें, जब दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, जन लोकपाल जो लेकर आने की बात कर रहे हैं वो किसको रिपोर्ट करेगा, और पुलिस जबकि केंद्र सरकार के अंदर आती है, तो ये पूरी कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे हम समझें? देखिए भाई, मैं कह रहा हूं अरफा की मुख्यतः ये एक सांकेतिक ही होगा, क्योंकि इनको पुलिस भी नहीं मिलने वाली। मैं आपको एक रिपोर्ट अभी इंडिया टुडे में आया था कुछ समय पहले, इसमें इन्होंने जो सबसे पावरफुल, जो मोस्ट इफेक्टिव लोकायुक्त उन्होंने उत्तर प्रदेश का कहा था, जहां मायावती के 9 मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, और वहां पर लोकायुक्त एनके मेहरोत्रा है, जिनके पास वो कह रहे हैं कि ही डज नॉट हैव प्रोसिक्यूशन पावर्स एंड दैट द इन्वेस्टिगेटिंग टीम एट हिज डिस्पोजल इज शॉर्ट स्टाफ्ड। ये एक मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। ये पूरा रिपोर्ट में तमाम सारे लिखा हुआ है कि जितने तमिलनाडु में है नहीं, गुजरात जो इतना बड़ा इन्होंने, जैसे ये बीजेपी वालों ने कहा, वो अभी हाल फिलहाल उन्होंने सेटअप किया, वो भी दबाव में किया। जो लोकपाल बिल बल्कि पास हुआ, अगर आम आदमी पार्टी की ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दिल्ली में होती तो शायद वो पास भी नहीं होता। तो वो सब इमरजेंसी। तो कुल मिलाकर के सीरियसनेस कितना है ये कहना बहुत मुश्किल है, मगर इनके चुनाव पर जो लोकसभा नजदीक आ रही है तो आम आदमी के लिए पॉलिटिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस तरह से उन्होंने एक तरह से रॉन्ग फुट कर दिया है पॉलिटिकली दोनों बीजेपी और कांग्रेस को। मगर जो उन्होंने ये जो पिछले कुछ दिनों में जो इतना अग्रेसिव पत्ता खेला, वो थोड़ा सा हैज डाइल्यूटेड द पोजीशन vis-a-vis द होम मिनिस्टर। और ये भी कहा जा रहा है कि किस तरह से जब उम्मीद ये की जा रही है कि ठीक है आपने प्रोटेस्ट करके, तमाम तरह का विरोध प्रदर्शन करके आप सत्ता तक पहुंच गए, लेकिन अब आपसे उम्मीद ये की जा रही है कि अब आप शासन संभालिए, प्रशासन दिखाइए, गवर्नेंस दिखाइए। वापस अगर आप पहुंचते हैं विरोध करने के लिए और चीफ मिनिस्टर की जगह आप चीफ प्रोटेस्टर बनते हैं, तो शायद ये जो इलीट तबका है या अपर मिडिल क्लास है उसको ये बात बहुत पसंद नहीं आएगी। जी, वो एक वो कारण काफी मुख्य है अरफा, बट उसमें यह भी है कि कुछ अन्य लोग जो झुग्गी झोपड़ी वाले, जो हमने कुछ रिपोर्ट्स भी देखा, वो काफी इसके पक्ष में लगते हैं। उनको लगता है कि पुलिस का उन पर बहुत ज्यादा बर्बरतापूर्ण बिहेवियर था। बट मुख्य बात मैं एक ही सिर्फ कहना चाहता हूं कि सेंटर स्टेट रिलेशंस वैसे ही पूरे कंट्री में वेक्स्ड है।
हाँ। जो लोग नीतीश कुमार ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा उन्होंने एक तरह से कांग्रेस का सहायता दिया कुछ दिनों, उनको भी उन्होंने मुंह की खानी पड़ रही है। अभी एएमयू वाले इनॉग्रेशन लेकर के इतना बड़ा बवाल है। तो ऐसी स्थिति में जबकि वो फुली फेडरल है, विद इन द फेडरल फ्रेमवर्क, उस फ्रेमवर्क में आप देखिए दिल्ली में फुली फेडरल है भी नहीं। ऐसी स्थिति में ये क्यों इतना ज्यादा इन्होंने रब किया रॉन्ग वे कांग्रेस पार्टी को, ये एक जी हाँ, हम ये जानने की कोशिश जरूर करेंगे राघव चड्ढा से, और ब्रेक के बाद हमारे साथ फिर मौजूद होंगे। ब्रेक लेते हैं छोटा सा। और राघव चड्ढा से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। राघव चड्ढा जिनकी आवाज के साथ अब हम तस्वीर भी शायद देख पाएंगे। राघव, ये बताइए कि फिलहाल अभी संदीप भूषण से बातचीत हो रही थी, वो ये कह रहे थे कि काफी कुछ सांकेतिक मालूम होता है, सिंबॉलिक ज्यादा नजर आता है। आप जानते हैं कि इसमें काफी कॉम्प्लेक्सिटीज आएंगी, काफी मुश्किलें पैदा होंगी, लेकिन क्या ये माने कि सब कुछ जानते हुए आम आदमी पार्टी ऐसा करते हुए दिखना चाहती है, या राजनीति में आपकी ना तजुर्बेकारी है? ये राघव, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप सुन पा रहे हैं मेरे को? राघव चड्ढा आवाज आ रही है? जो उनके पास हम जाने की कोशिश करेंगे, लगता है अभी हमें सुन नहीं पा रहे हैं। लेकिन इस बीच बिदुड़ी जी, ये बताइए कि अगर हम बात करें लोकपाल को लेकर, लोकायुक्त को लेकर, आपका रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा है। आपके खुद प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट, जिस तरह संदीप ने भी जिक्र किया, वो खुद जो है नाकाम रहे पिछले 10 से ज्यादा सालों में अपने यहाँ एक लोकायुक्त नियुक्त करने में। ऐसे में कैसे आप घेर पाएंगे आम आदमी पार्टी को दिल्ली में? नहीं, उन्होंने कभी भी लोकपाल का विरोध नहीं किया था। वहां केंद्र अपना शिकंजा बनाना चाहता था, केंद्र एक अथॉरिटी पैदा करना चाहता था, जो केंद्र की नीति कांग्रेस की रही है हमेशा, स्टेटों के ऊपर कब्जा करने की मानसिकता से जी। तो वहां पर जो लोकपाल बिल बनाने, लोकायुक्त बनाने की बात थी या लोकपाल बनाने की बात थी, वहां पर उसका विरोध उन्होंने कभी भी नहीं किया। लेकिन वो विद द कंसेंट या विद द जो रूलिंग पार्टी है उसके सहयोग से अगर काम करेंगे तो कहीं ना कहीं वो काम कर पाएंगे। लेकिन एक उस प्रकार की, जैसे गवर्नर ऑलरेडी है, वो सेंटर से अपॉइंटेड है गवर्नर, तो कहीं भी किसी भी बात को लेने जाने के बाद गवर्नर्स को भी पूरा अधिकार स्टेट के अंदर होता है जी। तो भारतीय जनता पार्टी अगर लोकपाल की बात करे तो लेके ही एनडीए आई थी, ये सोच ही अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन ये बताइए कि आपने 10 साल तक गुजरात में, जो दरअसल आपका स्टार स्टेट है, जिसको आप मॉडल स्टेट बताते हैं कि दूसरे स्टेट भी उसको फॉलो कर रहे हैं, आप ही कहते हैं हम भारत को गुजरात बना देंगे, अगर वहां पर 10 साल आप नाकाम रहे हैं भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए, इतने महत्वपूर्ण जो इंस्ट्रूमेंट है उसको स्थापित करने में, तो हम ये कैसे माने कि आपका रिकॉर्ड हम यहां पर देखें कि आपने पारदर्शिता दिखाई है? नहीं, हम वहां नाकामयाब नहीं रहे जी। हम वहां अगर नाकामयाब रहे तो कांग्रेस की जिद के कारण से रहे थे। कांग्रेस किसी व्यक्ति को, सेंटर कहूंगा मैं तो, सेंटर किसी व्यक्ति को जबरदस्ती थोपना चाहते थे। लेकिन जो साफ है उसको किस बात का डर है? सबूतों के साथ ही बात करेंगे आखिर वो? नहीं, सबूतों की बात करेंगे, सबूतों की बात करें, सबूतों पे बात की ना उन्होंने जी। वहां पर जो 2002 के अंदर रॉयट्स, उस रॉयट्स के लिए केंद्र सरकार ने सारी इंक्वायरी बाहर कराई, बाहर के कोर्टों में केस चलवाई गई, सारी एसआईटी हर जगह से उसकी जांच इंक्वायरी कराई थी। उस जांच इंक्वायरी कराने के बाद कुछ पकड़ नहीं पाए थे। वो कहीं ना कहीं अगर टकराव था तो टकराव ईगो का था जी। वो केंद्र सरकार जबरदस्ती उनको सबोटाइज करना चाहती थी मोदी जी को। वरना अगर हम विरोधी होते तो खंडूरी जी ने देश में सबसे पहले उत्तराखंड के अंदर हमने अपॉइंट किया जी। और जो मैं आपको बता रहा हूं 1993 में ऐसा भी था कि जो आपका जो स्टेट का जो लोकायुक्त एक्ट था, उसमें प्रावधान था ये कि उसमें चीफ जस्टिस जो हाईकोर्ट का है उनका एक अहम भूमिका रहेगी, गवर्नर का एक अहम भूमिका रहेगा। और ये कोर्ट में केस बाकायदा गुजरात सरकार गई और दोबारा कोर्ट ने कहा, फिर वो दोबारा नया लॉ लाए, उसके तहत स्थापित हुआ है। तो जो उस समय जो कानून था उसके डेफिनेटली उसके उल्लंघन में मोदी जी चाह रहे थे कि किसी तरह एक अपना जो उनको ट्राइबल कैंडिडेट मिले वो वहां पर लोकायुक्त बने, मगर ऐसा हो नहीं पाया। जी हाँ, तो यानी कि काफी चीजें जो कि जिन्हें हम तथ्य मानते हैं वो दरअसल हो सकता है कि उतने सही भी ना हो। लेकिन राघव चड्ढा इस वक्त हमारे साथ फिर जुड़ गए। उम्मीद करते हैं कि फिलहाल वो हमारी आवाज सुन पा रहे हैं। राघव चड्ढा, कहा यह जा रहा है कि जो कुछ आप कर रहे हैं वो दरअसल सिंबॉलिक ज्यादा है, सांकेतिक ज्यादा है, तो क्या ये माने कि सब कुछ जानते हुए भी कि आप शायद इस दिशा में आगे नहीं बढ़ पाएंगे? आप ऐसा करते हुए दिखना चाहते हैं, या ये आपका इनएक्सपीरियंस है, राजनीति में ना तजुर्बेकारी है? देखिए, मैं ये समझ नहीं पा रहा कि आप लोग ऐसे सांकेतिक क्यों कह रहे हैं। जैसे कि अभी सेंटर ने भी बिल पारित करा, सेंटर भी कहता है कि स्टेट्स में उसके बेसिस पे लोकायुक्ता बनेगा। अभी मैं सुन रहा था जो वरिष्ठ पत्रकार आपके चैनल पे बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी में प्रॉब्लम होगी, होम मिनिस्ट्री से क्लियरेंस कराना पड़ेगा, इनको फोर्स नहीं मिलेगी, प्रोसिक्यूशन पावर्स नहीं मिलेंगी। देखिए, जो सेंटर में बिल पारित हुआ है वो भी इन्हीं लाइंस पे बात करता है। हम उसको और स्ट्रेंथन कर रहे हैं। हमने ये बोला है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो लोकपाल के पास रहेगा और होम मिनिस्ट्री के पास नहीं रहना चाहिए।
तो जब एक बारी बिल पारित हो जाता है उसके बाद उसके रूल्स रेगुलेशन निकाले जाते हैं। तो अभी अगर ये बिल पास हो जाएगा फरवरी में, तो उसके बाद रूल्स रेगुलेशन आएंगे जो बताएंगे कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो बनेगी वो कहां से ऑफिसर ड्रॉ करेगी, उनकी क्या परक्विजिट्स और सैलरीज होगी। तो ये बड़ा आसान है, इतना सिंबॉलिक नहीं है। पर बात जहां तक हमारे बिल पारित करने की, अभी बिल थोड़ा डेलिब्रेशन के स्टेजेस में इसीलिए है क्योंकि हम इसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स इसके चेक कर रहे हैं। जी, लेकिन उम्मीद है कि वो पूरा हो गया होगा, क्योंकि हो जाएंगे फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट्स। तो बिल्कुल, क्योंकि बीच में सिर्फ एक ही दिन बाकी है, तो उम्मीद यह है कि काम पूरा हो गया होगा। लेकिन इस बीच संदीप कुछ कहना चाहते हैं। राघव, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि जो प्रीवियस लोक आयुक्त थे मनमोहन सरीन, उन्होंने काफी सारे सजेशंस दिए अबाउट प्रोसिक्यूटिंग राजकुमार चौहान, और एक दो और केस था। वो फाइनली वो प्रेसिडेंट तक गया मामला और फिर उस पर उनको सैंक्शन नहीं मिला। उस स्थिति में और अब जो नया जो लोकपाल जो नए परिप्रेक्ष्य में जो आप बना रहे हैं, उसमें क्या ऐसा फर्क रहेगा कि जो लोकायुक्त आप नियुक्त करेंगे वो एक्चुअली कुछ एक्शन ले पाएगा? देखिए, इसके अंदर ये दो बातें मेन चीजें हैं। एक चीज तो ये है कि जो लोकपाल हम ला रहे हैं उसके अंदर प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेटिंग पावर्स लोकपाल के अंडर होगी। उनको किसी को एडवाइस नहीं करना पड़ेगा कि आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करें, आप इसकी प्रोसिक्यूशन करें। उनके अंडर ये पावर्स होंगी। तो जहां तक एक सजेशन बॉडी या रिकमेंडेटरी बॉडी की बात है, वो ये नहीं रहेगी। दिल्ली में अगर अभी जो लोकपाल है वो एक रिकमेंडेटरी है, वो केवल और केवल सुझाव दे सकता है, कुछ इन्फोर्स नहीं कर सकता। हम जो लोकपाल लाएंगे वो इन्फोर्स करने की शक्ति रखेगा। ये मेजर डिफरेंस रहेगा। लेकिन और अभी मैं ये भी कहना चाहूंगा साथ में कि बड़ा प्रीमेच्योर है हम बिल के प्रोविजंस पर चर्चा ना करें। एक बार बिल आ जाए तो एग्जैक्टली पता लगेगा। लेकिन कम से कम अभी मैं बस इतना बता सकता हूं कि उत्तराखंड में जो बिल बना था, हाँ बोलिए राघव, उसी की लाइंस जो हम अन्ना हजारे के टाइम पे सिविल सोसाइटी मेंबर्स ने जो बिल बनाया था और उत्तराखंड का जो लोकायुक्ता बिल है, उन दोनों की लाइंस पर होगा, जिसके अंदर इन्वेस्टिगेटिंग और प्रोसिक्यूशन पावर्स इंडिपेंडेंट होती हैं और लोकपाल के अंडर होती हैं। लेकिन राघव, इसके अलावा बात यह है कि जो भी आप जिन भी प्रोविजंस का आप जिक्र कर रहे हैं या हम जिसका जिक्र नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जाके तो फिर होम मिनिस्ट्री के सामने उस पत्थर को आपको पार करना होगा और वहां पर जाकर जिस तरह से सारी संभावनाएं नजर आ रही है वहां क्रैश हो जाएगा। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि इसके पीछे की जो राजनीति है वो ये है कि जैसे आप जानते थे कि दिल्ली पुलिस के साथ ये टकराव मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी काफी कुछ करते हुए दिखना चाहती थी आम आदमी पार्टी की सरकार, और शायद इस बार भी आप कहीं ना कहीं जो टाइम बाय करना जिसे इंग्लिश में कहते हैं कि आप कहीं ना कहीं वक्त को आगे खींच रहे हैं कि आम चुनाव नजदीक आ जाएं और ये लगे कि आप संघर्ष कर रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं है। हम पिछले 3 सालों से इस बिल के लिए लड़ रहे हैं और अगर कहीं पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे होम मिनिस्ट्री के रूप में चाहे किसी और रूप में एक बाधा के रूप में सामने आती है, तो अब जैसा कि मैंने पहले आपके शो पे कहा, हम संघर्ष करेंगे और कोशिश करेंगे इसको जल्द से जल्द पारित कराएं। हम कमिटेड हैं इस बिल को लेकर और पूरी आड़ी चोटी का जोर लगाकर इसको पार कराएं। जी, आप ही कह रहे हैं कि एडी चोटी का जोर तो लगाएंगे, लेकिन आखिरी सवाल आपसे कि जब एक बार लोकपाल बिल सेंटर ने पास कर दिया है तो क्यों इसे एक तरह से ईगो का, एक अना का मसला बना लिया जाए? देखिए, ईगो की बात नहीं है। सेंटर ने जो बिल पारित करा है उस पर अगर आप मेरे साथ डिबेट करना चाहें तो मैं एक एक पॉइंट पे आपको बता सकता हूं। उनका बिल जो उन्होंने पास करा है वो लोकपाल कॉम्प्रोमाइज है और इंडिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं है। चाहे उनकी अपॉइंटमेंट हो, चाहे रिमूवल हो, चाहे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की पावर्स हो, वहां तो एकदम कॉम्प्रोमाइज है। वो बिल बेसिकली ये कहता है कि जिस व्यक्ति के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन हो रही है वही उस इन्वेस्टिगेशन को भी चला रहा है। तो ठीक है, समय समाप्त हो गया है। एम्पावर्ड और अकाउंटेबल लोकपाल बहुत बेसिक डिफरेंस है। जी शुक्रिया, समय समाप्त हो गया। आखिरी सवाल आपसे संदीप, ये बताइए कि क्या आम आदमी को, जिसकी राजनीति करती है आप पार्टी, क्या ये मैसेज देने में फिर भी कामयाब रहेंगे चाहे बिल पास हो ना हो? हाँ, मेरे समझ से वो फंडामेंटल चीज, क्योंकि वो एक तरह से लोग जो हैं, आम जनता वो एकदम से निटी ग्रिटी नहीं जानती कि कैसे अपॉइंटमेंट है, कितने कमीशन है, क्या उनको अमला मिला है, क्या पुलिस उनके साथ है। उनको तो लगेगा कि एक प्रॉमिस उन्होंने किया है और वो डिलीवर कर रहे हैं, और अगर वो नहीं करते हैं तो भी उनको कुफ्ती होगा, क्योंकि ये सारी पार्टी जो ऑपोजिशन की वो लग जाएंगी कि ये आपने जिस प्लैंक पर आपने लड़ाई की है वो आप नहीं डिलीवर कर पा रहे हैं। तो इनके लिए कोई चारा और नहीं है कि उसको पास संदीप भूषण, बहुत बहुत शुक्रिया। बद्री जी, आपका शुक्रिया। राघव चड्ढा भी हमारे साथ मौजूद है। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर अभी सिर्फ एक ही दिन बीच में है और ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि जो केंद्र का अपना कानून है लोकपाल, उससे कितना अलग होता है ये, और साफ तौर पर क्या वाकई अगर सांकेतिक ही सही तो क्या राजनीतिक फायदा आप पार्टी को इसका मिलेगा। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।